सूरज अभी उगने ही वाला था कि श्री गोपाल लाल, जो नगर निगम के एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे, अपने बिस्तर से उठे। गोपाल लाल हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे का मुआयना करने लगा। तभी उनकी नजर अपने चेहरे पर पड़ी और उनका दिल धक से रह गया। उनकी नाक गायब थी। हे भगवान, नाक कहाँ गई? गोपाल लाल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपनी मेहनत से नगर निगम में एक उच्च पद हासिल किया था। उनकी छवि शहर में काफी सम्मानित थी, लेकिन आज जो हुआ उसने उनकी पहचान और प्रतिष्ठा दोनों को खतरे में डाल दिया। नाक एक साधारण अंग नहीं, उनके आत्मसम्मान का प्रतीक थी। सपना देख रहा हूँ। उन्होंने बड़बड़ाते हुए पानी की छींटें अपने चेहरे पर मारे, लेकिन नाक अब भी गायब थी। उन्होंने शीशे के सामने से हटते हुए घर के चारों तरफ नाक को ढूंढना शुरू कर दिया। वह बिस्तर, तकिया, मेज हर जगह देख चुके थे। तो हास्यास्पद है। नाक कोई वस्त्र या सामान नहीं जो गुम हो जाए। ये कैसे संभव है? इस उधेड़बुन में वो अपने दफ्तर के लिए तैयार हुए। उन्हें लगा कि शायद बाहर निकलने पर कुछ पता चले। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक खासा अजीब दृश्य उनकी आंखों के सामने था। उनकी नाक, जो उनके चेहरे पर होनी चाहिए थी, सड़क पर चल रही थी। और यह कोई साधारण नाक नहीं थी। उसने एक भव्य सूट पहना हुआ था और वो स्वयं किसी बड़े अधिकारी की तरह व्यवहार कर रही थी। गोपाल लाल की नाक अब न केवल उनसे दूर थी, बल्कि उसने अपनी स्वतंत्र पहचान भी बना ली थी। शहर की गलियों में उसने लोगों से बातचीत शुरू कर दी थी और लोग उसे पूरी इज्जत दे रहे थे। यह तो एक विचित्र और अजीबोगरीब स्थिति थी। ये क्या हो रहा है? नाक तो मेरे चेहरे पर होनी चाहिए ना? उन्होंने अपनी नाक को पुकारने की कोशिश की, लेकिन नाक ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अब गोपाल लाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो नाक के पीछे दौड़े और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाक बड़ी तेज चाल से आगे बढ़ गई। अरे सुनो, ये मेरी नाक है, इसे मुझे वापस दो। पर नाक ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। उसने अपने आप को एक ऊंचे अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया और अन्य लोग भी उसे बड़े सम्मान से देख रहे थे। शहर के लोग गोपाल लाल के नाक को एक असली अधिकारी समझ रहे थे। वो एक घोड़े की बग्गी में सवार होकर शहर के प्रमुख इलाकों का दौरा कर रही थी। गोपाल लाल की मुश्किलें अब बढ़ चुकी थी। बिना नाक के उनका चेहरा अजीब और असामान्य लग रहा था और उनके दफ्तर जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। शर्म और गुस्से से भरे गोपाल लाल सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्हें यकीन था कि पुलिस उनकी नाक को वापस लाने में मदद करेगी। हाँ बताइए, क्या समस्या है? सर, मेरी नाक गुम हो गई है। नाक गुम हो गई है? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? गोपाल लाल ने अपना चेहरा इंस्पेक्टर को दिखाया। अरे, ये तो सचमुच गायब है। लेकिन नाक कैसे गायब हो सकता है? इंस्पेक्टर ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने गश्त पर तैनात पुलिस वालों को नाक की तलाश करने का आदेश दिया। अगर कोई अकेली नाक सूट में घूमती नजर आए तो तुरंत पकड़ लो। लेकिन दिन भर की तलाश के बाद भी नाक का कोई पता नहीं चला। गोपाल लाल पूरी तरह से हताश हो चुके थे। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वह खुद ही अपनी नाक को ढूंढेंगे। अगले दिन सुबह वह फिर उसी इलाके में पहुँचे जहां उन्होंने पहली बार नाक को देखा था, और चमत्कारी रूप से नाक वही थी। वो अब भी किसी बड़े अधिकारी की तरह बर्ताव कर रही थी और लोगों से आदेश दे रही थी। इस बार मुझे इसे पकड़ने का तरीका ढूंढना होगा। वह चुपके से नाक के पास पहुँचे और जैसे ही नाक का ध्यान हटा, उन्होंने उसे पकड़ लिया। आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। लेकिन नाक ने किसी तरह छूटने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, मैं अब स्वतंत्र अधिकारी हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अरे, तुम मेरी नाक हो और तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। नाक के पास अब कोई चारा नहीं था। गोपाल लाल उसे अपने घर लेकर आए और फिर डॉक्टर को बुलाया।
डॉक्टर ने नाक को उनके चेहरे पर वापस लगा दिया। अब आप सामान्य दिख रहे हैं। गोपाल लाल ने अपनी खोई हुई नाक तो वापस पा ली, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उनकी नाक केवल एक अंग थी या फिर उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा? क्या वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति इतने जागरूक थे कि एक नाक भी स्वतंत्र होकर उनकी स्थिति को चुनौती दे सकती थी? इस घटना के बाद गोपाल लाल ने दफ्तर जाना शुरू किया, लेकिन अब वो थोड़ा शांत और गंभीर हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन में चीजों की प्रति थोड़ा और ध्यान देना शुरू किया और समझा कि केवल बाहरी रूप ही नहीं बल्कि आंतरिक सच्चाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नाक ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। शायद ये मेरी पहचान का ही एक हिस्सा थी, लेकिन असल पहचान अंदर होती है। इस विचित्र घटना के बाद शहर में गोपाल लाल का किस्सा चर्चा का विषय बन गया। लोग उनके साथ हुई इस घटना पर हंसी मजाक करते, लेकिन गोपाल लाल अब उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अरे मोहन, तुझे कल जो मैंने काम दिया था वो भी नहीं किया तूने, है? नहीं मालिक, मैंने तो कर दिया था। काम खत्म करने के बाद ही घर गया था। मुझे तो राजू ने बताया कि तुझे दिया हुआ काम उसने किया है। तेरा इस महीने का आधा ही पैसा मिलेगा, है? नहीं मालिक, ऐसा नहीं कीजिए। मैंने सच में काम खत्म कर दिया था। राजू को गलतफहमी हुई है। एक शब्द और मुंह से निकाला तो पूरे पैसे काट दूंगा, समझा? काम करना नहीं है, खाली जुम्बा चलती है? एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वो जमींदार लाला के यहाँ काम करता था, पर उसे उसके मेहनत के हिसाब से पैसे लाला नहीं देता था। राजू कपटी और चालाक था। हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें बना के मोहन को फंसा देता था। मोहन दुखी होकर अपनी झोपड़ी में जाता है। बारिश हो रही होती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम रानी होता है। रानी की माँ का देहांत हो चुका होता है। रानी बेटी, मैं घर आ गया। कहाँ है मेरी गुड़िया? रानी आकर मोहन के गले लग जाती है। पिताजी, आप आ गए? भूख लगी है। मोहन अब खाना बनाने आता है। उसके चूल्हे पर पानी चू रहा होता है। मुश्किल से मोहन चूल्हे को बगल करता है, फिर पानी के लिए एक बाल्टी लगाता है, खाना बनाता है। मोहन और रानी साथ में खाना खाते हैं। चलो बेटी, अब सो जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। तूफान कल सुबह तक चला जाएगा। बहुत तेज बिजली चमक रही होती है और तूफान भी तेज होने लगता है। मोहन सो नहीं पा रहा होता है। अचानक से उसकी झोपड़ी हिलने लगती है। उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वो जल्दी से रानी को गोद में उठाकर बारिश में बाहर आ जाता है। वैसे ही उसकी झोपड़ी उड़ जाती है। हे भगवान, ये कैसा अनहोनी हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? रानी बिटिया को कहाँ सुलाऊं? वो मदद के लिए लोगों का दरवाजा खटखटाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। गांव में एक बहुत पुराना विशाल नीम का पेड़ होता है। आखिरकार मजबूर होकर वो उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर रात बिताता है। सुबह होती है। रानी बेटी, उठ जाओ। उठो रानी। रात में रानी बारिश में भीग जाती है। सुबह उसे बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। वो आंखें नहीं खोल रही होती। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब, रानी ठीक तो हो जाएगी ना? कोई परेशानी तो नहीं है? पानी में भीगने की वजह से उसे बहुत तेज़ बुखार हो गई है। मैं आपको दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। जल्द से जल्द इन्हें लेकर इसे खिला दो। बुखार और बढ़ जाने पर परेशानी हो जाएगी। मोहन दवाइयों की सूची देखता है। मोहन मदद मांगने के लिए लाला के पास जाता है। लाला अपने खाटिए पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। एक तो तू काम भी नहीं करता, ऊपर से मुंह उठाकर पैसे मांगने चला आया है। मेरे पास पैसे नहीं है, जा कहीं और भीख मांग। अरे हाँ, कल से काम पर मत आना है। तुम जैसे लोगों को मैं काम पर नहीं रखता।
नहीं मालिक, थोड़ी दया कीजिए। मेरी बेटी का तबीयत सच में बहुत खराब है। रहम कीजिए मालिक। लाला उसकी एक बात नहीं सुनता, उसे काम से निकाल देता है और दुत्कार कर भगा देता है। मोहन निराश होकर वापस नीम के पेड़ के नीचे आ जाता है। वो रानी को पकड़कर रोने लगता है। तभी अचानक से नीम के पेड़ की जड़ के पास 2 रोटी आ जाती है। वो आश्चर्य में उनको देखता है। अरे, ये रोटी कहाँ से आई? अभी तो यहाँ नहीं थी। मानो कोई चमत्कार शक्ति यहाँ रख कर गई हो। इन्हें मैं रानी को खिलाता हूँ। मोहन उन रोटियों को रानी को खिलाता है। कुछ ही देर में रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहन पेड़ को प्रणाम करता है। हे वृक्ष देवता, मैं आपको सत्य सत्य नमन करता हूँ। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। तभी नीम के पेड़ से आवाज आती है। वो पेड़ जादुई होता है। मोहन, तुम दिल के बहुत साफ और ईमानदार हो। ये चमत्कारी रोटी इसलिए तुम्हारे लिए प्रकट हुई। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम अपनी सच्चाई को कभी मत खोना। आपका बहुत धन्यवाद। मैं सदैव आपकी पूजा करूंगा। इस तरह से रोज मोहन को नीम के पेड़ के नीचे रोटी मिल जाती। वो उसी पेड़ के नीचे छोटी सी छत लगाकर रहने लगे। नीम के पेड़ की जादुई रोटी खाकर मोहन और रानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। एक दिन मोहन पेड़ के नीचे बैठा होता है। एक अम्मा वहां से गुजर रही होती है। वो अचानक बेहोश हो जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा को ये क्या हुआ? अम्मा, अम्मा! मोहन जल्दी से नीम के पेड़ के पास से रोटी लेकर अम्मा को खिलाता है। अचानक से वो उठ खड़ी होती है। अम्मा जी, आप ठीक तो हैं? अचानक से आपको क्या हो गया? आप गिर पड़ी? पता नहीं बेटा, अचानक से चक्कर आया और गिर पड़ी। सहायता करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे ठीक लग रहा है। ये सब कुछ देख राजू हैरान हो जाता है। उसे ये चमत्कार दिखाने को कहता है। पर इस बार जब मोहन नीम के पेड़ से विनती करता है, तब वहां कोई रोटी नहीं आती। मोहन भी हैरान हो जाता है। क्या झूठ बोलते हो भाई? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम गांव में रहने लायक नहीं हो। मैं अभी गांव वालों को तुम्हारी बातें बताता हूँ। राजू पूरे गांव में ये हल्ला कर देता है कि मोहन पागल हो गया है। उसे गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहन बहुत दुखी हो जाता है। गांव वाले उसे सुबह तक वहां से निकल जाने को कहते हैं। रात में मोहन नीम के पेड़ के नीचे बैठे कहता है। रानी उसकी गोद में सो रही होती है। मैं अब क्या करूं? कहां जाऊं रानी को लेकर? मेरी मदद करो। तभी उस नीम के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है। मोहन आश्चर्य से उस दरवाजे से रानी को लेकर निकलता है। उस पार एक बहुत खूबसूरत गांव होता है। वहां भी एक नीम का पेड़ होता है। वहां सब भले होते हैं। मोहन और रानी वहां खुशी से रहने लगते हैं। रोज मोहन उस नीम के पेड़ के नीचे कुछ समय बिताता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। बहुत शुक्रिया। वो नीम का पेड़ से बातें कर ही रहा होता है कि उसे अपने गांव से राजू की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये कैसा महामारी फैल गया है। लोगों की जान जा रही है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? लाला तक इससे नहीं बच पाए तो हम क्या हैं? मोहन ये सब सुनकर चिंतित हो जाता है। वो नीम के पेड़ से कहता है। मेरे गांव वाले बहुत तकलीफ में हैं। तुम मुझे उन्हें रोटी देकर मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारे गांव में सभी कपटी स्वभाव के हैं। मैं बस ईमानदार और सच्चे दिल वाले लोगों की मदद करती हूँ। इसलिए उस दिन राजू के सामने भी मैंने चमत्कार नहीं दिखाया था। वो दिल का साफ नहीं है। पर वो मेरा मित्र है। लाला मेरे अन्नदाता हैं। वो लोग परेशानी में हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे उनके लिए रोटियां दे दो। या तो तुम इस सुंदर और अच्छे गांव में रहो, या फिर अपने गांव वालों के लिए रोटियां लेकर अपने उस गांव में वापस चले जाओ जहां तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें एक रास्ता चुनना पड़ेगा।
मैं अपने गांव वालों के लिए रोटियां चाहता हूं, जिससे गांव में सब ठीक हो जाए। सोच लो मोहन, तुम ये अच्छी जिंदगी उन लोगों के लिए त्याग रहे हो जिन्होंने तुम्हारा बहिष्कार करके गांव से बाहर कर दिया था। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। ठीक है। नीम का पेड़ मोहन और रानी को वापस पुराने गांव पहुंचा देता है और उन्हें गांव वालों के लिए वो चमत्कारी रोटी दे देता है। मोहन सभी को वो रोटी खिला देता है। सभी लोग गांव में स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद मोहन की सभी इज्जत करने लगते हैं। मोहन उन्हें जादुई नीम के पेड़ के बारे में बताता है। फिर गांव वाले उस नीम के पेड़ की भी पूजा करने लगते हैं। राजू और लाला मोहन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं और आगे से सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की कसम खाते हैं। रूपा और शोभा 2 बहनें थीं। बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे थे। उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा था। कुछ दिनों पहले दादी भी परलोक सिधार गई। कुछ दिनों तक दोनों बहुत उदास रही, पर पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। रूपा एक दयालु लड़की थी। वो बहुत समझदार और होशियार थी, पर शोभा सबका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत लड़ती थी। दादी के जाने के बाद 1 आध महीने तक तो उनके रखे पैसों से खर्च चलता रहा, पर अब उनके पास कुछ भी नहीं था। 3 दिन हो गए थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। शोभा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई और बाहर निकल गई। धूप बहुत तेज थी। चलते चलते रूपा को बहुत प्यास लग गई। गला सूख गया था। सामने ही एक घना वृक्ष था। इसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा आराम करती हूँ। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने अपना पसीना सुखाया और पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोला ही था कि तभी, बेटी थोड़ा पानी पिला दो, 2 दिन से पानी की एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं गई है। कब से प्यासे जंगलों की खाक छान रही हूँ। ओह, ये लीजिए, मैं तो घर जाकर पी लूंगी। बुढ़िया ने पानी पीकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया और जाने लगी। तभी पीछे मुड़कर बोली, रूपा तुम बहुत दयालु और अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जादू से। जाओ, आज के बाद तुम कभी भूखी नहीं सोओगी। तुम्हारी रसोई में जो भी बर्तन सामने रखा होगा उसको खाली यही बोल देना कि बना दो हमारा भोजन, मिल जाए हमें जीवन। जब उसको रोकना होगा तो कहना, भूख हो गई खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। ओहो दादी माँ, आप बहुत अच्छी है। हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बेटी एक बात का ध्यान रखना कि जितने ही अच्छे काम करोगी वो बर्तन उतना ही अच्छा खाना देगा। अगर तुम बुरा काम करोगी तो बर्तन साधारण बर्तन बन जाएगा। इसके बाद वो बुढ़िया पेड़ के पीछे जाकर गायब हो गई। रूपा जब घर आई तो, रूपा तू कहाँ चली गई थी? भूख के मारे मारे बुरा हाल हो गया है। मेरे पेट में ऐंठन होने लगी है। जरा रसोई में देख तो, कुछ रखा है क्या? ये नया पतीला रखा है, क्या इससे भूख मिट जाएगी? रूपा उस पतीले को लेकर आई और खाने के टेबल पर रखकर बोली, बना दो हमारा भोजन, बन जाए हम अमीर। पलक झपकते ही उनके घर में पकवान की खुशबू भर गई। शोभा और रूपा दोनों की बांछें खिल गई। दोनों ने छक कर पकवान खाया। भूख हो गई खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। तभी पकवान बनना बंद हो गया। अब तो जब भी उन्हें कुछ खाना होता पतीले से बोल देती और पतीला में उनका मनपसंद खाना तैयार हो जाता। शोभा खाना खाकर सो जाती। दोनों बहनें बहुत खुश थी। अब तो उनके खाने की समस्या हल हो गई थी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन, शोभा मैं जरा बाहर जा रही हूँ, देखती हूँ शायद कोई काम मिल जाए। रूपा बाहर निकल गई। ओहो, मैं तो शोभा को भोजन बंद करने का मंत्र बताना ही भूल गई। लेकिन छोड़ो, अभी तो उसने पेट भरकर खाना खाया है, अभी इतनी जल्दी थोड़ी उसे भूख लग जाएगी। ये सोचकर वो आगे बढ़ गई।
उसके गए काफी समय बीत गया था। इधर शोभा को फिर से भूख लग गई। आज पतीले से खीर मांगती हूँ, बना दो हमारी खीर, बन जाऊं मैं अमीर। पलक झपकते ही खीर तैयार हो गई, लेकिन उसे तो बंद करने वाला मंत्र पता ही नहीं था। खीर उबल उबल कर गिरने लगी। शोभा परेशान, अब क्या करे। रूपा जब लौट कर आई तो उसने देखा कि जलने की महक आ रही है और दरवाजे के बाहर तक खीर बह रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? उसने खिड़की से झांक कर देखा तो शोभा टेबल पर ही पैर सिकोड़कर डरी सहमी बैठी चिल्ला रही थी, रुक जाओ, रुक जाओ। पर कड़ाही से गरम गरम खीर उबल उबल कर उसके पास तक पहुंचने वाली थी और पूरे घर में खीर का सैलाब बह रहा था। भूख हो गई खत्म हमारी, कर लो तुम आराम प्यारी। तब जाकर खीर उबलकर गिरना बंद हुई। रूपा जब घर के भीतर आई तो शोभा उसके गले लगकर रोने लगी। दोनों ने पहले ऊपर से ऊपर खीर उठाकर सारे बर्तन में भर ली, फिर घर की साफ सफाई में जुट गई। सारा काम करने के बाद, शोभा तुझे भूख लगी थी ना, चल खीर खा ले। पर इतनी सारी खीर का हम करेंगे क्या? तू चिंता मत कर, पहले हम खीर खा लेते हैं, उसके बाद जरूरतमंदों में बांट देंगे। हाँ हाँ, ये सबसे अच्छा होगा। दोनों ने पहले भरपूर खीर खाई। इसके बाद रूपा बाहर गई और सभी जरूरतमंद लोगों के पास जाकर, आप सभी लोग अपने अपने बर्तन लेकर मेरे साथ चलिए। उसके पीछे पीछे कई लोग आ गए। शोभा घर के भीतर से भगोने में खीर भरकर ला रही थी और रूपा सबके बर्तन में देती जा रही थी। सभी लोग खुश होकर खीर लेकर चले जा रहे थे और उन दोनों को भरपूर आशीर्वाद देते जा रहे थे। जब सारी खीर खत्म हो गई तब, रूपा, इतने दिनों से हम अकेले ही खा रहे थे, पर आज इतने लोगों को खीर खिलाने में जो आनंद और सुकून मिला, वो सिर्फ अपना पेट भरकर भी नहीं मिला। हाँ हाँ, हमें सबक सिखाने के लिए ही शायद ये सब कुछ हुआ। अगर तुझे भी वो मंत्र पता होता तो हम इस आनंद से वंचित रह जाते। ऐसा करते हैं, अब हम हर रोज गरीब और जरूरतमंद लोगों में खीर बांटकर ही खुद खाएंगे। हाँ हाँ, कल से शुरू। उनका रोज का नियम बन गया। पतीले से मन चाहे व्यंजनों की फरमाइश करती और ढेर सारा खाना गरीबों में बांटकर तब दोनों बहनें खाने बैठती। दोनों आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहने लगे। एक दिन दरवाजे पर आहट हुई तो, रूपा देख, बाहर शायद कोई खड़ा है। रूपा ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बाबा, आपको क्या चाहिए? रूपा, मेरे बच्चे और परिवार कई दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। ठहरो बाबा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं रूपा, मुझे कुछ खाने को मत दो, सिर्फ अपने वही जादुई बर्तन दे दो। शोभा और रूपा ये सुनकर हक्का बक्का हो गई। इसी बर्तन के भरोसे से ही पूरा क्षेत्र में हमारा कितना सम्मान है। इनको दे देंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे बांटेंगे? शोभा, हमें जितना मिलना था मिल गया। अब ऊपर वाले की यही मर्जी है तो हम जादुई बर्तन फकीर को ही दे देते हैं। हम तो जवान हैं, कुछ काम करके अपना जीवन गुजार लेंगे। ये बूढ़ा फकीर कुछ काम भी नहीं कर सकता। ले आओ बर्तन, इन्हें दे दो। शोभा बर्तन ले आई और बूढ़े फकीर के हाथ में थमा दिया। तभी बादल गरजे और जोर से बिजली चमकी। उन्होंने देखा कि बूढ़े फकीर की जगह एक अलौकिक रूप वाली बुढ़िया खड़ी थी। रूपा, तुम दोनों बहनें अपनी परीक्षा में पास हो गई। ये बर्तन कहीं नहीं जाएगा, हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। अभी वो दोनों कुछ सोचती, तब तक वो बुढ़िया उनके आंखों से ओझल हो चुकी थी। ये तो वही बुढ़िया थी जिसने मुझे जादुई बर्तन का आशीर्वाद दिया था।